नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। और केंद्रीय बजट 2025 26 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश कर दिया गया है। यह लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो वहीं बजट 2025-26 में कर नीतियों, खर्च की प्राथमिकताओं और सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया गया। एक ऐतिहासिक घोषणा में वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपए तक की आयकर मुक्त होगी यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद है, और जैसे कि जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। तो इसको लेकर चर्चा करेंगे, बजट से किस तरीके का जो प्रतिक्रियाएं हैं राजनीतिक गलियारे से आते हुए, और किस तरीके से एक्सपर्ट्स इसको समझते हैं और कितना फायदा जनता तक यहां पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर सभी पहलुओं से आज चर्चा। तो इनकम टैक्स में भी जो बदलाव किए गए हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण कदम आमजन के लिए यहां पर रखा गया है। विशेषकर 12 लाख तक की जो छूट न्यू टैक्स रिजीम में दी गई है, उससे कहीं ना कहीं फायदा यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर पहले टैक्स स्लैब की अगर बात की जाए तो 12 लाख तक के लिए पहले टैक्स की तुलना में 71,500 रुपए लगते थे, और ऐसे में आप टैक्स यहां शून्य लगता हुआ दिखाई देगा। तो तकरीबन अगर फायदे की अगर बात की जाए तो 71,500 रुपए का यहां पर आम नागरिक के लिए, यानी कि 12 लाख की जो कमाई करने वाले जो व्यक्ति विशेष हैं उनमें कहीं ना कहीं 71,500 रुपए का फायदा इस बार न्यू टैक्स रिजीम में देखने को मिल रहा है। इसको लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज इंतजार किया जा रहा था और इस बजट का, वो बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में रखा, और उसको कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद में उन्होंने वो पेश किया, और जिससे कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये बजट आम लोगों से लेकर और उद्योग जगत तक के विशेष जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सकता है। और उनकी निगाहें साफ तौर पर बजट पर टिकी हुई थी, और सब लोग यही उम्मीद और कयास लगाए हुए थे कि किस तरीके से फायदेमंद साबित होता है, या फिर कह सकते हैं। तो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की न्यू टैक्स रिजीम में 7 टैक्स स्लैब है आपके सामने। उसमें स्लैब नंबर 2 पे अगर देखा जाए तो 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स यहां पर दिखाया जा रहा है। और स्लैब 3 की अगर मैं बात करूं तो 8 लाख से 12 लाख रुपए तक के लिए 10% टैक्स। स्लैब 4 12 लाख से यदि 16 लाख रुपए तक की इनकम, और उसमें 15% टैक्स। स्लैब 5 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की 20% टैक्स यहां पर। और न्यू टैक्स रिजीम में 7 टैक्स स्लैब आपके सामने है, 20 लाख से 24 लाख रुपए तक में 25%। स्लैब नंबर 7 पर अगर बात की जाए 24 लाख रुपए से ज्यादा है तो 30% का टैक्स यहां पर लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर समझने की कोशिश करेंगे। को बड़ी सौगात इस बजट में कहीं ना कहीं, जिसकी उम्मीद लगाए हुए थे, और वो इस तरह यहां पर आज कैबिनेट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज पेश किया गया। और उसमें कहीं ना कहीं जो छूट है वो किस तरीके से देखने को मिल रही है,
युवाओं से ज़्यादा जो है बुजुर्गों को यहाँ इनकम टैक्स की अगर बात की जाए तो युवाओं से ज़्यादा कहीं न कहीं बुजुर्गों को इनकम टैक्स की रिलीफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो आम बजट पेश किया है उसमें निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है संसद में लगातार 8वीं बार जो बजट है वो पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को इस बजट में बड़ी राहत दी है। इसके साथ कई चीज़ों के दाम भी कम किए गए हैं और इसके लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है। तो लेकिन इस पर विपक्ष किस तरीके से इस बजट को कौन से आकलन से देखता हुआ नजर आ रहा है, इस पर देखते हैं। चूंकि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इसमें जो है विपक्ष कांग्रेस की तरफ से भी जयराम रमेश के द्वारा जो है सरकार पर तंज भी कसा गया था। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस का सांसद जयराम रमेश ने कहा कि वोकल को राहत मिली है लेकिन लोकल को क्या मिला। उन्होंने सवाल उठाया है, लेकिन आज जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो आज आम बजट पेश किया गया है उसमें किसको कितना फायदा यहां पर देखने को मिल रहा है और एक्सपर्ट्स जो है क्या समझते हैं, पार्टियों का क्या रुख इस आज के बजट पर है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और परमाणु ऊर्जा स्टार्टअप्स पर भी डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय भूस्थानीय मिशन और स्टार्टअप्स के लिए नए फंड की घोषणा की है। तो वहीं शिक्षा में एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए यहां पर ऐलान किया गया। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। इससे पहले बजट 2023 की अगर बात की जाए 23-24 में कृषि, स्वास्थ्य और स्मार्ट शहरों के लिए 3 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई थी। इसके अलावा सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भी बढ़ावा देगी। औद्योगिक क्षेत्र में अगर बात की जाए इंडस्ट्री 4.0 की ओर जो है बढ़ता रहा है, जिसके लिए जो है हाई स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र यानी नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग यहां पर स्थापित करेगी। तो वहीं जहां उद्योग से जुड़े हुए कौशल विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन पर भी यहां पर जोर दिया गया है। तो वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। लक्ष्य में तकरीबन 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन किया जाए। इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक शोध एवं विकास यानी R&D के लिए केंद्र स्थापित करेगी, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि उसे SMR कहते हैं, उस पर काम किया जाएगा। तो वहीं बजट में जो संक्षिप्त विवरण है वो उम्मीद इस पर आज चर्चा किस तरीके से जो है बजट को समझते हुए एक्सपर्ट्स नजर आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे और कितना फायदेमंद जो है, क्योंकि और स्कूली अगर बात की जाए स्कूलों को लेकर जो है सरकारी स्कूल के लिए जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर भी यहां पर फोकस किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने घोषणा की है। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा भारत नेट परियोजना के तहत दी जाएगी। और बजट 2025-26 में सरकार ने एआई, परमाणु ऊर्जा, स्टार्टअप्स, डीप टेक और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ तमाम सारी जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने निकल कर आ रही हैं। कुछ स्वागत करते हुए भी राजनेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं आम जनमानस की दृष्टिकोण से इस बजट को, और कुछ जो है इस पर बिहार को भी आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस बार जो है कहीं ना कहीं बिहार के लिए सौगातों का अंबार यहां पर लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जब पेश किया गया बजट, उसमें बिहार पर फोकस किया गया है और कुछ
राजनीतिक गलियारे में भी ये चर्चा विपक्ष की तरफ से लगातार कि उसको केंद्र बनाते हुए, चूंकि हालिया में वहां चुनाव होने हैं, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये सौगात दी जा रही हैं, जिस पर बिहार के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। ओवरऑल अगर बात की चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बीच जो है हमारे साथ अर्थशास्त्री अतहर जिया हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश। अतहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जो है चर्चा में। बजट 2025 को लेकर चर्चा जिस तरीके से पेश किया गया, उसको देखते हुए आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? किस एंगल से जो है आप देख रहे हैं? चूंकि आम जनमानस को जिस तरीके से उम्मीद इस बजट से थी, क्या आपको खरा और उस पैमाने पर जो है सटीक उतरता हुआ ये पेश दिखाई दे रहा है बजट? टेक्निकल इशू की वजह से मेरी शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अब से कुछ देर में मुझे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से पेश किया, उस पर चारों तरफ से जो है चर्चाएं और अपने प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, रिएक्शंस सामने निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक तरह से बिहार को उड़ान देने की कोशिश इस बजट में दी गई है, चाहे मैं बिहार की बात करूं, किसान की बात करूं, युवा की बात करूं और उद्यमों की अगर मैं बात करूं, तो उद्यमियों की तरफ से भी जिस तरीके से कॉरपोरेट जगत के लिए, कॉरपोरेट जगत की निगाहें भी टिकी हुई थी, आम जनमानस की निगाहें थी, किसानों की निगाहें थी कि किस तरीके से जो है इस बजट में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर कह सकते हैं इस बजट में उनको किस तरीके से जो है फोकस किया जाएगा, उनके लिए क्या रिलीफ देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बजट की जो आम नागरिकों के लिए है, जो 12 लाख रुपए तक के लिए टैक्स फ्री किया गया है, यानी कि 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई है। तो इसका स्वागत जो है कई राजनीतिक गलियारों में और कई राजनीतिक यहाँ जगत के लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे दूसरे एंगल से देखा जाए तो वहां पर भी किसानों से लेकर छात्रों तक को इसमें बड़ी सौगात। तो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने न्यू टैक्स रिजीम जो है, 7 टैक्स स्लैब आपके सामने है। 0 से 4 लाख रुपए तक की आय पर 0% टैक्स यहां पर और इस बजट में देखने को मिल रहा है। और स्लैब 2 की अगर बात की जाए, 4 से 8 लाख रुपए तक की जो आय है, उस पर 10% का टैक्स आपको न्यू टैक्स रिजीम में देखने को मिलेगा। 8 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10%। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ अतहर जिया जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अर्थशास्त्री के तौर पर स्वागत है सर आपका। और राजवीर रोहिला जी है बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास चर्चा में। और सबसे पहले अतहर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से इंतजार था बजट 2025 का कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है किस सेक्टर को और खास तौर पर किसान और जो बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं और युवा वर्ग को किस तरीके से जो है फायदा पहुंचाते हुए इस बजट में दिखाई देंगी। क्या आपको लग रहा है कि उस पैमाने पर खरा उतरता हुआ ये बजट दिखाई दे रहा है? राजवीर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राजवीर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ये जी आ रही आवाज आपकी। राजवीर जी बजट को लेकर क्या पहली प्रतिक्रिया? पहले तो मैं आपको नमस्ते, आपके दर्शकों को मेरे राम राम। बजट समावेशी बजट 50 लाख करोड़ का बजट से ज्यादा आज हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जनता को समर्पित किया है। एक साल में ये प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, इनमें सुधार करेंगे, सोशल जस्टिस में हम ये करेंगे, वो सारी चीजें आज बजट में दिखाई दे रही है। और ये बजट मध्यम वर्ग के लिए बहुत कुछ किया गया है। 12 लाख की जो टैक्स की छूट दी गई है, तो ये ऐतिहासिक काम है।
तो हमारी विपक्षी दल यूपीए रही हो, चाहे वो इससे पहले की सरकारें रही हो, वो 2.5 लाख तक आकर सिमट गई थी। सबसे लोगों ने ये 2.5 लाख तक की इनकम को फ्री किया था। तो ये सबसे बड़ा सवाल उन्हीं के ऊपर है कि भाई इन लोगों ने क्या किया। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है भारत की, तो उसमें लगातार उन्होंने रिफॉर्म किए हैं। अब 2.5 लाख से लेके 5 लाख, 5 लाख से लेके आज 12 लाख तक का ये जो स्लैब बनाया है, तो ये बड़ी बात है। और ये एक बड़े ऐतिहासिक जो फैसला लिया है सरकार ने, तो हम तो धन्यवाद करेंगे सरकार का। 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये जो एक बजट दिया है, जिसमें कि हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ दिया है, चाहे वो युवाओं के लिए 75,000 MBBS की सीट हो, IIT की 10,000 सीट हो, या और भी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो की जाएंगी। तो बिहार की आपने जो बात की, तो बिहार में विकास की सतत आवश्यकता थी और वो लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की जा रही है। पिछले दिनों भी काफी कुछ उद्घाटन हुए हैं हाईवेज के। नालंदा में जो चीजें बनी है वहां, तो ऐसे बहुत सी चीजों का हमने पहले भी किया है। जैसे आयुष्मान वृद्धों के लिए किया था, 70 साल से जो जिनकी ज्यादा उम्र है वो सभी इसके दायरे में आएंगे। तो ऐसे करके बहुत से जो कार्य वो किए जा रहे हैं लगातार। लेकिन जो बजट में किसानों के लिए जो अभी KCC का जो मामला है, 5 लाख तक की जो एक बढ़ाई गई है वो सीमा, तो वो एक बड़ा ऐतिहासिक है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं किसान तो चंगुल से बचेगा, आड़ती होगी। हरियाणा में है मेरा थोड़ा बहुत, तो आप समझ पा रहे हो उन बातों को। तो जो आड़ती उनके चंगुल से बचेगा, अपना खर्चा चलाएगा, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करेगा और अपना काम भी करेगा। तो ऐसे जो 36 दवाइयां जो कैंसर के लिए उनको सस्ता किया गया है, और भी जो जनता को राहत देने के काम वो लगातार किए जा रहे हैं। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ निर्मला सीतारमण जी का, नरेंद्र मोदी जी का, पूरी कैबिनेट का और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेतृत्व का। हमें आज इतनी बेहतरीन सरकार है कि वो सरकार बिना कहीं सब कुछ दे रही है। वो चाहे आप रोजगार के मामले में ले लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ले लो, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए ले लो, तो हर वर्ग के लिए लगातार काम करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी सरकार है। की जाए राजनीतिक गलियारे में कहीं न कहीं इसको बिहार अगर जिस तरीके से फोकस किया गया है उसको जो है बिहार को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से चुनाव नजदीक हैं उस तरीके से इसको भुनाने की कोशिश की गई है। चाहे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वहां पर IIT की बात हो, चाहे और अन्य जिस तरीके से जो है तमाम सारी जो ऐलान बिहार के लिए किए गए हैं उसको लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में खबर। राजवीर जी किस तरीके से देख रहे हैं? ये चीजें चलती रहती है, बिहार भारत का हिस्सा है। जहाँ सभी भाई तो बराबर होते नहीं ना, हमारी आपकी बातों में भी बराबर नहीं होती, तो उन्हें बराबर लाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में जो परफॉर्मेंस आई है 2 साल में, ये बिल्कुल ऐतिहासिक है और बिहार भी हमारे भारत का हिस्सा है। तो बिहार के लिए जो जरूरी था, जो मुख्य चीजें जरूरी थी वो चीजें की गई है। को 58,000 करोड़ का पिछले बार भी बजट में दिया जा रहा प्रावधान, ठीक है ना, अब के बारे और बढ़ा दिया। तो जहां तो लगता है कि विकास की एक आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता को पूरे करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रही है। हरियाणा में इन्होंने 12 नेशनल हाईवे दिए, हरियाणा में एम्स दिया है, तो ये बड़ी बात है। IIT दी है, तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं वो जहाँ जरूरत होती है। और नितिन गडकरी जी तो हमेशा कहते हैं मेरे पास कोई पक्ष विपक्ष कोई भी आए तो मैं उनको प्रोजेक्ट देता हूँ। तो जो हाईवे के जो प्रोजेक्ट 152 दिया है, जो दिल्ली का जुड़ा है, तो ये हमारे लिए लाइफ लाइन है। तो ऐसे ही करके बिहार है या हमारे अन्य स्टेट है जो या नॉर्थ ईस्ट है, तो सभी का समग्र विकास करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अतहर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स। अतहर जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? 3 लाख रुपीज to 5 लाख रुपीज for loans taken through the KCC. मैं आपसे ही समझने की कोशिश करता हूं कि जिस तरीके से जो है इस बजट में किसानों को लेकर जो है जो फैसले लिए गए हैं या फिर किसानों के हित में, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, क्रेडिट कार्ड को जो है उसको लिमिट को बढ़ा दिया गया, 3 लाख से 5 लाख तक पहुंचाने की बात हो, या फिर मैं बात करूं यूरिया उत्पादन को बढ़ावा पर जो फोकस रखा गया है वो किस क्षेत्र में और किस तरीके से जो है किसानों तक पहुंचने में मदद करेगा? किसान क्या इसका पूरी तरीके से स्वागत करते नजर आएंगे?
नरेंद्र मोदी जी के जो लगातार जो कार्यकाल है वो 70 साल में किसी ने नहीं किया था। किसान कर्जे में डूबा हुआ था। किसान के लिए जो राहत देने का काम, जो सब्सिडी देने का काम भारत सरकार कर रही है, वो एक ऐतिहासिक काम, वो इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जो यूपीए की सरकारें रही है या कांग्रेस की जो सरकारें रही है पहले, तो उनमें इतना कोई वो सिर्फ वोट बैंक से रहता था, तुष्टिकरण की नीति होती थी। लेकिन किसानों के लिए जो एक पीएम किसान निधि की जो योजना चलाई थी 2017 में प्रधानमंत्री जी ने, तो हजारों करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 1,88,000 करोड़ रुपए इस जो बजट है 2025-26 का, इसमें एलोकेटेड किए ग्रामीण विकास के लिए। ये 140 करोड़ भारतीयों का बजट है, कोई किसी का सिंगल आप विशेष वर्ग के लिए बात नहीं है, ये सभी वर्गों की बात है। सभी वर्गों के लिए काम करने वाली सरकार है ये, सभी को ध्यान में। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एआई आने वाला भविष्य है, तो एआई के लिए भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, 500 करोड़ रुपए का उसमें बजट रखा गया है। जो एमएसएमई के लिए जो उसकी लिमिट बढ़ाई गई है, ऐसे बहुत से पॉइंट है। मैं गिनवाना तो आपका समय खत्म हो जाएगा, लेकिन दरअसल में जो बातें चल रही है, जो जनता समझती है, तो ये सरकार ऐसी आपकी, तो हर नल से जल योजना थी, कितने बड़ा प्रोजेक्ट था वो, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो पूरे भारत में चला है। वो शौचालय वो किसी के एक के लिए नहीं थे, सबके लिए थे वो। तो ये ऐसी चीजें ऐतिहासिक चीजें होती है जो ध्यान में होती है। एक प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, शौचालय के बारे में पहले किसी ने सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। अब जैसे बिहार में मखाना एक आयोग का गठन किया जाएगा, तो उसको एक कलेक्टिव किया जाएगा, तो उनको अच्छा रेट मिले, अच्छी क्वालिटी पैदा हो, किसानों को पुश किया जाएगा। तो हर वर्ग के लिए काम करने वाली सरकार है। अब 24 फसलों पे जो हमने एमएसपी देते हैं हरियाणा में, तो ये किसी स्टेट में नहीं चाहिए, हमने शुरू किया है ये। तो प्रधानमंत्री जी तो बैकअप दे रहे हैं हमें, जो कर सकते हैं, जो हर सामान्य इंसान के लिए कर सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाई और शुद्ध जल और शिक्षा में इन्वेस्ट किया जा रहा है। 2,000 सीटें IIT की बढ़ा दी, 75,000 सीटें MBBS की बढ़ा दी। तो ये पहले कब हुआ था? हरियाणा में 700-800 सीट होती थी, 2,500 सीटें बड़ी हमारी होगी, हमारी अब टोटल MBBS की, और इस 10,000 बड़ी है, इनमें से हमें कुछ बातें रहेंगी। तो आप ये देखिए कि हमारा छोटा सा स्टेट है, 90 सीट हमारी, 2.5 करोड़ की हमारी जनता है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा भारत हमसे कितना सुने है? तो ये तो प्रधानमंत्री जी की मानता है कि वो हर वर्ग के लिए काम कर रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सिर्फ इस नीति में काम किया, उन्होंने पर्टिकुलर किसी के लिए काम नहीं किया। ठीक है सर, ठीक है। राजवीर जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ अतहर जी तक मेरी आवाज पहुंच पाए। अतहर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, नहीं पहुंच पा रही है मेरी आवाज, किसी टेक्निकल ग्लिच मुझे सामने मिल रही है। लेकिन अगर राजवीर जी इस न्यू टैक्स रिजीम को अगर समझा जाए, उसको अगर देखा जाए पहले की तुलना में अगर की जाए, तो आप इसको लेकर जो है एक छोटा सा कमेंट, फिर उसके बाद जो है मैं कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता उनके पास जाना चाहूंगा। कांग्रेस से 67 साल में 1 लाख तक के 2005 में छूट दी थी, उसके बाद 2012 में 2 लाख की उन्होंने, 2014 में 2.5 लाख की, 2.5 लाख में ये लोग सिसक के आए हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार रिफॉर्म हुई, तो 2019 में हमने 5 लाख किया, और 2024 में 25 में जो बजट है अभी हमने 12 लाख कर दिया। तो ये तो ऐसा है, ये इन चीजों का मुकाबला ये जो कांग्रेस है कोई विपक्ष वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश को समझा है, देश के लिए किया है, देश के लिए जिया है, तो वो हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। 36 ठीक, ठीक है। विजेंद्र जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी विजेंद्र जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे, और मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सबसे पहली प्रतिक्रिया आज के इस बजट पर आप किस तरीके से देते हुए नजर आएंगे? आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है सबसे पहले? और सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से जो बजट पेश किया गया है, जो उम्मीद थी चाहे वो युवा, महिला, किसान और उद्यमियों को लेकर और कॉर्पोरेट जगत की अगर बात की जाए, तो उस पर खरा कितना उतर रहा है? और दूसरी तरफ जो है जो टैक्स स्लैब है उसको किस तरीके से देख रहा है? क्योंकि 12 लाख तक की आय पर जो है अब टैक्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, इस तरीके का इशारा क्या कहेंगे? देखिए गौरव जी,
इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि 12 लाख उसमें भी संशोधन किया है भाई, कुछ उसमें भी हिदायतें रखी हैं। 12 लाख का जो ये है अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं किया है। मैं बता दूं बीजेपी की सरकार ने, देखिए बड़े बड़े उद्यमियों का कर्ज माफ कर देती है, गरीब किसान मजदूर कर्मचारी इनका कर्ज माफ नहीं करती, इनको टैक्स में छूट नहीं मिलती। गौरव जी आपने पता है हरियाणा के अंदर अभी अभी पीछे विधानसभा के चुनाव हुए थे, कर्मचारियों के मैं बता दूं बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे कर्मचारियों के, उनमें 99-90% से ऊपर कर्मचारियों ने कांग्रेस पार्टी को वोट डाला था। इसका सीधा सीधा ये उद्देश्य था कि कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हैं, उनको टैक्स में छूट नहीं दी जा रही, कर्मचारियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा बीजेपी पार्टी नहीं दे पा रही। कांग्रेस की सरकार थी हमारी 2005 से 2014 तक, मैं बता दूं तो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कर्मचारियों के, मैं बता दूं पुलिस कर्मचारियों के 2000 अलग 5000 अलग 60,000 रुपए, पुलिस कर्मचारी जो दिन रात ड्यूटी भी करते हैं अपनी जान जोखिम में। अब भी आपने देखा होगा पुलिस के कर्मचारी कहीं ना कहीं एनकाउंटर में अगर खुद भी जान जोखिम में डालकर उस पर आऊंगा बजट को लेकर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। बजट की जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बजट जो है सीधा ढकोसला है, क्यों, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत आ रही है? जब आप स्वागत कर रहे हैं सब लोग जो है इस बजट का, आप किस तरीके से जो है इसमें जो है क्या बताना चाह रहे हैं आप मुझे? देखिए हर वर्ग को लेकर, देखिए हमारी जीडीपी मैं बता दूं आपको, मेरे भाई राजवीर रोहिला जी हैं बीजेपी से जी, एक समय जब हमारे प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी थे, एक बयान दिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि जिस देश की जीडीपी गिरती है उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। क्या आज उस टाइम अर्थव्यवस्था क्या थी, आज अर्थव्यवस्था क्या है? इसका मतलब आज रुपया गिर रहा है तो इसका मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, इसी वजह से आज रुपया गिर रहा है हमारे देश का। कहीं ना कहीं मैं दिखाता हूं कि ना, देखिए किसानों को एमएसपी देने में, गौरव जी किसानों को एमएसपी देने में तकलीफ क्या है ये खुद कहते हैं। काम की बात करो ना, हम एमएसपी की बात करो, आप उसमें भी मैं तुम्हारूंगा अपने राजवीर रोहिला जी। मैं कहता हूं इस बीजेपी पार्टी ने हर बार बजट आता है वो कुछ नहीं होता बजट में, मध्यम वर्ग को क्यों नहीं मिलता? अब दिल्ली के चुनाव है, मैं सीधा बता दूं, किसानों के लिए अगर देखा जाए तो बजट में विजेंद्र जी, बजट में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड को लिमिट को बढ़ा दिया गया है, और आप देखिए यूरिया के लिए प्लांट के लिए अलग से जो है फंड किया जा रहा है। 2013 में कांग्रेस बढ़ा दिया उसने, लोगों को एमएसपी में 24 मतलब एमएसपी दी जा रही है, ये तो पता ही नहीं बात का, पता ही नहीं बात का, पता ही नहीं बात का। ये इन लोगों का टैक्स रिकॉर्ड है वो 70 साल से नहीं चल रहा है इनका, लेकिन जनता इनको जाते नहीं आई। जनता ने 3 बार स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू स्वामीनाथन 2017 में मोदी जी ने रिपोर्ट किया था। क्या नहीं तो आपका मुख्यमंत्री कमजोर है, वो एमएसपी का कमजोर हो, आप लोग कौन पड़े अब तक? क्या एमएसपी पे आप केंद्र सरकार से सरकार ये बता नहीं क्या हो रहा है? आपकी 2013 में जो सरकार थी उसने 16 लाख समथिंग का बजट पेश किया, वो लास्ट बजट था आपका। हमने आज 50 लाख करोड़ पे आगे बैठे हैं। 10 साल में आप लोग 16 लाख आए थे, 10 साल में हमने 10 साल में 50 लाख का पहुंचा दिया बजट। मतलब क्या होता है, 10 साल में हम लोग इसमें खर्चे करने वाले हैं, हमारी 3 से इनकम होने वाली है। 15 लाख करोड़ रुपए लिए थे, आज 1100 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा आपकी सरकार ने बढ़ा दिया है। हरियाणा की सरकार मनमोहन सिंह जी बार बार कमजोर करते थे, आज डायरेक्ट पैसा किसानों को दिया गया है। आपका नहीं, आपके समय में तो केसीसी होती नहीं थी,
अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केसीसी शुरू हुई थी, समझे आप? सर केसीसी क्रेडिट कार्ड के लिमिट को देखा जाए किसानों में, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, किसानों के ऊपर भी फोकस किया गया है, युवाओं को भी फोकस किया गया है। दिल्ली का चुनाव है, सिर्फ मध्यम वर्ग क्या न्यू टैक्स रिजीम अगर देखा जाए तो उसमें देखिए आप जो है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, आपने 8वें वेतन आयोग का ढकोसला पीट दिया कि 2026 में देंगे, वो 2026 अभी 25 लगा है। नहीं आप चुनाव है, आप देखिए मानसिक संतुलन नहीं चुका है वोट लेने के लिए आपकी 8वां वेतन आयोग लागू करेंगे। अच्छा विजेंद्र आ रहा हूँ राजवीर जी, मैं आपके पास विजेंद्र चुनाव है दिल्ली का, इसलिए आपकी पार्टी बार बार इसका 8वें वेतन आयोग का, नहीं तो 2026 में लागू होएगा ये। ठीक है, मैं आ रहा हूँ विजेंद्र जी एक छोटा सा सवाल और है मेरा आपसे। न्यू टैक्स अगर टैक्स स्लैब को देखा जाए, जिस तरीके से पहले अगर देखा जाता था 12 लाख की कमाई होती थी और पहले टैक्स लगता था 71,500 रुपए के तकरीबन लगभग, और अब अगर देखा जाए तो शून्य है, तो कहीं ना कहीं 71,500 रुपए एक आम आदमी को, आम नागरिक को यहाँ पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या दिक्कत है भाई, क्या प्रॉब्लम है? लाख अभी नहीं है, इसमें एक संशोधन किया गया, मैं वही देख रहा था अभी नेट पे यही देख रहा था। अभी 87A एक धारा है, उसके तहत ये फ्री होएगा, अभी कुछ फ्री नहीं है, आप इसको आने दीजिए, आप देखिए पूरी तरह से गौरव जी, अभी एक धारा जोड़ी है, इसमें संशोधन है 87A का। ठीक है राजवीर जी, अभी संशोधन है, सिर्फ जो है ये फ्री के अनाउंसमेंट नहीं है, इसमें टेक्निकल अगर चीजों को समझा जाए तो और गुना भाग होना है। विजेंद्र जी कह रहे हैं तैयार है संसद में, तो सारी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, एमएसपी पर हरियाणा सरकार ने एक दाना खरीदा है, शायद पीसीएस और टीडीडी दूंगा आपको। अगर किसी किसान को 120 से कम मिला हो तो मैं जिम्मेवार हूँगा, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपसे बता रहा हूँ मैं। क्या आपको क्या दिक्कत है? आपने हिमाचल में लागू, कर्नाटक में लागू करवा दो, तेलंगाना में लागू करवा दो, नहीं किया आपकी सरकार, आप भी भाग रहे हो हिमाचल में, ऐसे काम नहीं करता। कुछ लिखित में क्यों नहीं करते? दल्लेवाल जी सुनो मेरी बात, हरियाणा आप मंत्री है, वो कहते हैं दल्लेवाल जी की तरह मेरे को आमरण अनशन आपके मुख्यमंत्री में बैठ के बोल रहा हूँ ना, अपोजिशन बैठ के बोल रहा हूँ ना। हमारे सीनियर नेता है, वो हमारे सम्मानित थे, हैं, रहेंगे हमेशा, 7-8 बार जीत के आए हैं वो, ठीक है ना। उनका एक अपना अंदाज है कहने का, उनका अपना अंदाज है डिलीवरी का, कोई दिक्कत नहीं हमें। आपकी सरकार का आपका मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकार अपोजिशन क्यों नहीं लगाएगा? अपोजिशन को तो अपोजिशन तो तैयार बैठे। आपने रणदीप सुरजेवाला क्या बोलता है, शैलजा जी क्या बोलती है, कैप्टन सिंह यादव क्या बोलता है, बताओ। किराने लग जाऊँ तो लंबी हो जाएगी ना लिस्ट। आपको 10 साल के तो सुनिए, सरपंच सिंह ने क्या बोला, कुलदीप शर्मा ने क्या बोला, दर्जनों नाम गिना सकता हूँ। हमारे तो अनिल विज है, उनका एक स्टाइल है बोलने का, और हमें पसंद है वो चीज, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपकी सरकार से आपके मंत्री परेशान है तो क्या प्रदेश की जनता परेशान हो रही है? श्याम सिंह राणा जी ने क्लियर कर दिया, श्याम सिंह राणा जी ने बोलना नहीं है, आप लोगों का क्या नहीं सुना, अब वो मतलब मुड़चलत हो गया। सरकार में कोई दिक्कत नहीं, सभी अधिकारी ठीक ठाक है, जो कर रहे हैं ठीक है। अब एक बात बताइए आप, हम लोगों ने जो तहसीलदारों के कहीं तो राजनीति उसका तहसीलदारों की डीआरओ की एक एक कर विजेंद्र जी पहले उनकी बात तो सुन लीजिए आप जनाब, आप तो ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। विजेंद्र जी एक एक कर बात समझ में आ जानी चाहिए। क्यों नहीं देते प्रदेश अध्यक्ष आपके इस्तीफा? भी दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कहीं ना कहीं सारी सरकार में गड़बड़ है। देखिए आपके खुद बीजेपी पार्टी दूसरों की सरकार तोड़ती है, एक दिन ऐसा आएगा जो आपकी सरकार भी टूटेगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी राज्य में।
किसी भी राज्य में, एक दो राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य में पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार नहीं है। आपकी सरकारें भी गठबंधन से चल रही है, चाहे वो केंद्र में चल रही है, चाहे वो राज्य में चल रही है। कहीं ना कहीं पब्लिक आपसे भी परेशान है, आपकी सरकार से ही परेशान है राजवीर जी। तो आप ये जो है आज बजट को लेकर चर्चा चल रही है, आप जो है सरकार को लेकर जो है परेशान किससे? राजवीर जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक बार। राजवीर जी, विजेंद्र जी की बातों को किस तरीके से जो है आप प्रतिक्रिया देंगे? मुझे लगता है ये बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ये इसमें डिस्टर्बेंस आ गया। टेक्निकल करो राजवीर, करो, कोई गलती हो आई है तो करो राजवीर जी। हमें ये चीजें समझने की जरूरत है। 2013 में जो बजट पेश किया था, यूपीए ने अपना आखिरी बजट किया था, आज जो वो 16,65,297 करोड़ का था, वो उससे 3 गुना से ज्यादा बजट आज निर्मला सीतारमण जी जो हमारी केंद्रीय मंत्री है उन्होंने पेश किया है। तो चीजें कहां तक आई आपको ये बात समझनी पड़ेगी। 12 नेशनल हाईवे हवा में नहीं पड़ते। हरियाणा में जो दिया, मैं हरियाणा की बात कर लेता हूँ, आदित्य में 2 लाखों लोगों का इलाज जो है वो हवा में नहीं हुआ है, ठीक है ना। IIM बढ़ने लग रहा है, जो बढ़ने लग रहा है, PGI जीत में बढ़ने लग रहा है। ऐसे बहुत से जो केंद्र की तरफ से जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से। असली बात क्या होती है विजेंद्र जी, जनता को राहत मिलनी चाहिए, सीधी बात है। किसानों के लिए जो MSP की बात है जो और लगातार चल रही है, MSP का इतना आसान मुद्दा नहीं है जितना समझ रहे हो बैठ के, क्योंकि बहुत टफ चीजें है वो जो फसलें उत्तर भारत में होती है वो दक्षिण में नहीं होती, जो दक्षिण में होती है वो उत्तर में नहीं होती। लेकिन बात एक है तो सबका ध्यान रखना पड़ता है, कोई हरियाणा कोई अलग स्टेट नहीं है। और जो MSP का मुद्दा वो सेंटर का मुद्दा है। लेकिन हरियाणा सरकार ने शुरुआत की, भाई हम अपनी तरफ से MSP देंगे, और जो धरने लगे हुए दिन का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि जनता ने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि जनता को सरकार ने जो डिलीवर किया उसका आपने रिजल्ट देखा। तो जनता ने 1048 सीटें दे दी। आप में बागड़ा से लेकर राइट, बागड़ा से हिसार, भिवानी, जींद, सोनीपत सुपना साफ करके रख दिया कांग्रेस का, जो कि शपथ ले रहे थे भाई मैंने यह मंत्रालय लेना, मैंने, और जो उनके जो जुड़ने वाले लोग थे भाई मैंने MLA को ये करना, करवाना, मैंने वो सारी चीजें जनता ने भरोसा करके रख दी। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, सुनिए, अरे सर सुनिए, मेरा सिर्फ निवेदन इतना है, आप हमारी आलोचना कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर की झांकिए थे, आप लोगों को जनता ने 3 बार क्यों नकार दिया, क्यों नकार दिया? वो प्रशासन कोई भी रहा हो उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आपका इंटरनल मैटर है। लेकिन आप ये देखिए जनता हमें बार बार समर्थन क्यों दे रही है। अब आप एक बार मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, इलेक्शन की बात थी तो मैंने एक भाभी जी से पूछा, भाई भाभी मतलब आप वोट किसको देंगे, क्योंकि आप लोगों की तो पूरी हवा रखी थी, हवा हमारी है। तो उस भाभी ने मुझे सिर्फ एक जवाब दिया था, 10 दिन की दारू में, 10 दिन के तेल में, 10 दिन के हलवे में हम 10 साल कैसे भूल जाएंगे, जिन्होंने हमें उज्ज्वला योजना दी, जिन्होंने PM किसान निधि दी, जिन्होंने मनरेगा में हमें 100 दिन का काम लगातार दिया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हर मैं दावा करता हूँ 99 जो फैमिलीज है उसमें किसी न किसी के माध्यम से हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की योजना है चाहे राज्य की योजना है, लाभ मिला हुआ है। आपके अड़ोस पड़ोस में देख लेना, आपको जरूर कोई को मिलेगा आपको जिसको केंद्र सरकार का या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आप हमारे बिल्कुल सवाल उठाओ, सवालों को जवाब देने के लिए बैठे हैं। और मैं वैसा प्रवक्ता नहीं हूँ जो मतलब उलझुल बातें करूंगा, मैं बिल्कुल सही के साथ मैं भी डॉक्यूमेंट लेकर बैठा हूँ, ठीक है ना। अब जो 5 लाख का जो हमने शेयर बढ़ाया KCC का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनियां चुभरी है, मतलब सीखता के जो चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन उन चीजों में बैलेंस रखने के लिए वो जो किसान है वो अड़ती के जगह चुनाव में ना पते ब्याज की, तो उसकी थोड़ी लिमिट बढ़ा दी, ठीक है ना। तो ये अटल जी की योजना थी। अब चौधरी देवलाल ने 100 रुपए की एक योजना चलाई थी, और वो योजना हमने 3500 तक कर दी है। तो ये काम करने से होता है, बात करने में कुछ भी कर सकते हैं कोई भी। मैं भी आलोचना कर दूंगा आपकी, उठा लूंगा आपका, कोई फायदा नहीं है। हमें कंक्रीट मतलब काम होना चाहिए, जहां आपको लगे में सरकार की तरफ से कोई दिक्कत है तो आपको आवाज उठानी चाहिए। ये तो बजट है, ये समावेशी बजट है। निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट आज पेश किया है उसमें हर वर्ग के लिए, पूरे भारत के लिए 140 करोड़ जो हमारे नागरिक है उनके लिए ये बजट है। किसी न किसी माध्यम से उनको लाभ जरूर होगा। और ये जो अब सबसे बड़ी बात होती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। 1,80,000 करोड़ का बजट है मैं एलोकेटेड हुआ हमारा, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय में हुआ तो बहुत बड़ा है।
पहले 80,000 करोड़ का होता था, अभी और बढ़ जाएंगे। और आपको एक समय का मैं बता दूं, आपको कुछ भी नहीं मिलता फिर इसमें, ठीक है ना। तो ये चीजें सारी करने से होंगी। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी, पूरी कैबिनेट या हरियाणा सरकार या पूरे भारत की जो हमारी सरकार है, सभी को सभी ये लगी हुई है देश को कैसे आगे लेके जाया जाए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है, एआई पर, सुनिए मेरी बात आप, सुनिए, एआई पर 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, एमएसएमई पर लिमिट बढ़ाई गई है। ये बहुत सी बातें हैं जो कि भारत के बेहतर भविष्य के लिए की जा रही है। ठीक है विजेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये बजट आम आदमी के लिए बजट है? क्या आपको नहीं लगता है कि भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है? क्या आपको नहीं लगता है कि इस बजट से जो है एक दूरगामी सोच और दूरगामी जो है रास्ते खुलेंगे? विजेंद्र जी बात करती है बीजेपी पार्टी 2047 की, 2014 से सत्ता में है, इनको 11 साल हो गई। आज तक 11 साल में कितना रुपया मजबूत करा, कितनी जीडीपी मजबूत करी, वो सबके आपको भी पता है, राजवीर रोहिला जो को भी पता है। 11 साल में आज तक इन्होंने क्या किया? सिर्फ अगर किसी की जीडीपी में सुधार हुआ, इनके मंत्रियों की जीडीपी में सुधार हुआ, चाहे वो अंबानी जी हैं, चाहे वो अडानी जी हैं, चाहे वो अमित शाह जी हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हैं। मंत्री कहाँ से आ गए सर? वो मंत्री कहाँ है? सुनो, स्विस बैंकों में आज जांच करवा लो आपके मंत्रियों का कितना पैसा बढ़ा है। राजवीर रोहिला जी लेफ्ट हो गए हैं, गौरव जी। नहीं, आप कह रहे हैं कि अडानी अंबानी, आप तो वही जो है भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस भाषा का आपके केंद्रीय नेता जो करते हैं, और जिस तरीके से जो मंत्री कहाँ है अंबानी अडानी। आपको नहीं लगता है कि एक भारत जो है, ये बजट जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है बढ़ने में गति प्रदान करेगा? विजेंद्र जी बिल्कुल, देखिए गौरव जी, अच्छी बात है, अगर अच्छे काम होंगे, अच्छे कामों का कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करेगी और पूरे देश की जनता भी समर्थन करेगी। बहुत अच्छी पहल है ये, जो गरीब एक मध्यम वर्ग को जो अगर 12 लाख का ये किया है इन्होंने, जो है जी बाहर किया है जी, बिल्कुल। जी वो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ ये एक कहीं ना कहीं पहले आंकड़ा, पहले अगर स्लैब को देखा जाए उसका अगर कंपैरिजन टू अब के पर किया जाए, इस बार के टैक्स स्लैब को देखा जाए तो 71,500 रुपए के आसपास लगभग जो है ये आंकड़ा बैठता है। कहीं ना कहीं उसमें यहाँ पर बचत यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि फायदा भी हो रहा है। और जिस तरीके से बजट का कुछ चीजें देखी गई है, आम जनता, आम लोग जो जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो वहां पर भी सस्ते दिखाई दे रहे हैं। और चाहे मैं ईवी को बात की जाए, एआई की तरफ जो है इस बार फोकस दिया गया है, ईवी सेक्टर को भी यहां पर सस्ते रखने की कोशिश की गई है। तो वो आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उस फैक्टर पर भी जो है आप कुछ विरोधात्मक जो है चीजें, प्रतिक्रिया देते हुए नजर आएंगे क्या? देखिए गौरव जी, मैं अभी इसके बारे में पूरी आपको अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, क्योंकि आंकड़े आएंगे, अभी हमें भी पूरी जानकारी नहीं है, और पूरी जानकारी के बिना बोलना मैं कहता हूं सही नहीं होगा आपके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि एक बार आंकड़े आने दे सामने, फिर दूध का दूध पानी का पानी होगी। क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, किस चीज की कमी रही है, किस चीज के अच्छे को अच्छा कहेंगे, अगर जो नहीं किया उसको कहेंगे भी गलत किया। किसी के, देखिए सब तो आप नहीं पता है, सारी चीजें पूरी किसी के लिए भी करनी नहीं होती, पूरी नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन अगर अच्छे होंगे तो अच्छा ही कहेंगे। एक बार आंकड़े सामने आने दीजिए, उसके बारे में भी आपके साथ खुल के चर्चा करेंगे गौरव जी। युवाओं से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों की जो टीडीएस है उसमें कहीं ना कहीं 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी फायदेमंद की श्रेणी में ही आता है, अगर आपने पढ़ा हुआ तो। देखिए बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्गों के सबसे ज्यादा जरूरी है, हमने अपने देश की ग्रोथ बढ़ाना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कह रहे हैं ना, ये देश के हित में बजट है, ये देश को एक नई प्रगति की तरफ एक तीव्र गति से जो है ले जाता हुआ बजट है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ गौरव जी, एक बार हमने भी आंकड़ों का पता चलने दीजिए, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, इसके बारे में आपसे खुल के चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा हमें भी
ये पूरी तरह बजट आने दो सामने, और इसको पूरी गहनता से जांच करके बिल्कुल खुल के चर्चा करेंगे इस पे आपके साथ। चलिए, ये तो आपको जानकारी होगी कि छोटी जो चीजें हैं, यानी कि सस्ती चीजें जो की गई हैं, उनको रियायत दी गई है, राहत दी गई है। कहीं ना कहीं मोबाइल, बैटरी, मोबाइल्स और जिस तरीके से कैंसर से जुड़ी हुई 36 दवाइयों को सस्ता रखना, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी तरफ जो इशारा। नहीं, मैं इसको सही नहीं कहूंगा। अगर हाँ सस्ता करना है, देखिए इंटरनेट कितना महंगा हो गया है, आप खुद समझदार हैं। कहाँ 6 महीने साल अगर कोई नंबर था वो रिचार्ज ना कराओ, फिर भी इनकमिंग उस पर चलती थी। इनकमिंग बंद कर दी है। जहाँ 30 दिन का था वहाँ 26 दिन का, 28 दिन का कर दिया है। जहाँ 90 दिन का था वहाँ 84-86 दिन का कर दिया है। इंटरनेट बहुत महंगा हो गया है। कहीं ना कहीं है ऐसी चीजें, थोड़ा राहत देने का उसमें काम करेगी बीजेपी पार्टी। और आने दो, मैं वही बता रहा हूँ आपको बार बार, वही आने दो। स्वागत है, अच्छा बजट होगा, अच्छी उसकी प्रशंसा भी की जाएगी अच्छे कामों की। ऐसा नहीं है भाई हम अच्छे कामों को ये कहेंगे भाई नहीं ये अच्छे नहीं किए। अच्छे काम को अच्छा कहना एक नागरिक के लिए कहना भी चाहिए। मैं इसका पूरे तरह से समर्थन करता हूँ अच्छी चीजों का। और जो गरीब मजदूर, किसान, कर्मचारी, किसान की अगर बात की जाए तो किसान, मैं तो बात कर रहा हूं ना, आप बात कीजिए। जिस तरीके से अगर देखा जाए, किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से बढ़ाकर सीधा 5 लाख कर दिया। छोटे उद्योगों को देखिए जिस तरीके से बढ़ाया गया कि 5 करोड़ से सीधा जो है छोटे उद्योगों को पहले 10 लाख काट दिया जाता था, अब उसको बढ़ा दिया गया है। एमएसएमई को भी इसमें ध्यान दिया गया है। कहीं ना कहीं तो किसानों का तो हित है ना। जहां पहले 3 लाख का क्रेडिट कार्ड था, यानी केसीसी जिसे बोलते हैं, वो अब जो है 5 लाख कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उससे जो है राहत मिलेगी, अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए किसान जो है यहां पर अब ज्यादा पैसा ले सकता है। विजेंद्र जी, देखिए सरकार ने जो दाल जैसी चीजों को उत्पादन करने के लिए उस पर भी जोर दिया गया है। के लिए जो देश हित के लिए अच्छा करेंगे, अच्छा कहेंगे, हाँ। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और हमने अपने देश को भी मजबूत बनाना है। तो आप कुल मिलाकर आपकी तरफ से जो है स्वागत किया जा रहा है कुल मिलाकर इस बजट। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, एक बार बजट पूरी तरह से आने दीजिए। अगर अच्छा होगा तो हम अच्छा स्वागत करेंगे। जो किसान की भलाई के लिए बजट लेके आएंगे, उसमें वृद्धि करेंगे, अच्छा है। कर्मचारी के लिए करेंगे, अच्छा है। गरीब मजदूर, हाँ, जो ये 5 किलो राशन है, मैं कहता हूँ हमारे देश की गरीबी की ओर ले जा रहा है ये 5 किलो राशन। कहीं ना कहीं इससे छुटकारा जरूर पाना चाहिए हमारे देश की बीजेपी की सरकार को। भाई ये ज्यादा मध्यम वर्ग से ज्यादा गरीबी वर्ग की ओर जा रहा है ये 5 किलो राशन से। चलिए, कम से कम जो है आप जो 12 लाख स्लैब जो आम जनता के लिए टैक्स फ्री किया गया है, टैक्स की सीमा से बाहर निकाला गया है, उसको जो है स्वागत तो करते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर जो है जी बिल्कुल स्वागत करता हूं। अगर देखो जो 5 लाख 6 लाख से, अगर 4 लाख से जो 12 लाख है, उसका स्वागत है। अच्छे काम के लिए स्वागत है, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। स्वागत करेंगे, अच्छे काम का स्वागत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए विजेंद्र आपका। लेकिन अभी एक जो है ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि किस तरीके से जो है बजट की जो बड़ी बातें हैं वो आप तक पहुंचाते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम है जो 7 टैक्स स्लैब से हैं, जो इसमें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 0 से 4 लाख रुपए तक की आय में 0% टैक्स, और टैक्स के सेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि जो है 4 से 8 लाख रुपए तक की आय में 10% टैक्स यहां पर आपको देना होगा। तो इस बार जो है रियायतें और राहत की तरफ किस तरीके से स्लैब 3 की अगर बात की जाए तो 8 लाख से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स। तो स्लैब 4 12 लाख से लेकर 16 लाख रुपए तक 15% ये टैक्स आप तक पहुंचा रहे हैं जो ग्राफिक्स के माध्यम से। स्लैब 5 की अगर मैं बात करूं तो 16 लाख से लेकर 20 लाख तक की आय पर 20% जो है टैक्स यहां पर लगता हुआ। और स्लैब 6 की तरफ नजर डालें, 20 लाख से 24 लाख तक रुपए की आय तक जो है 25% टैक्स। स्लैब 7 की अगर बात करें तो 24 लाख रुपए से ज्यादा पर 30% टैक्स यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से जो है बजट की
पेश किया गया। और बजट की बड़ी बात है कुछ जो है इस तरीके से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से दालों की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। किसान के लिए क्या कुछ है, वो दालों पर ज्यादा फोकस और किसानों के लिए जो कपास की पैदावार है उस पर बढ़ाने का मिशन यहां पर रखा गया है कि किस तरीके से उसको मजबूती दें और किस तरीके से उसे तीव्र गति से जो है किसानों को फायदा मिले। किसानों के लिए जो पिटारा है यानी कि उनके लिए जो पेश किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड, जिस तरीके से लिमिट को 3 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया गया है, तो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है केसीसी की वो बढ़ा दी गई है। 7.7 करोड़ किसानों को, मछुआरों और को जो है कर्ज दिया जाएगा। एमएसएमई पर जो है लोन गारंटी कवर जो है 10 करोड़। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश जो बजट की बड़ी बातें हैं। पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत यहां पर, और योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। नौकरी पेशा के लिए क्या कुछ है वो आज के बजट की अगर बात की जाए तो बड़ी बात है। 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि टैक्स स्लिप किस तरीके से बनाया गया है। 4 साल तक का जो है आईटी रिटर्न एक साथ अब फाइल किया जा सकता है। तो ये नौकरी पेशा के लिए जो राहत की खबर, बड़ी खबर और बजट की बड़ी बातें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बुजुर्ग नागरिकों के लिए भी टीडीएस की सीमा को 1 लाख कर दिया गया, यानी कि 50 लाख थी, 50,000 थी पहले, वो अब बढ़ाकर टीडीएस की सीमा जो है 1 लाख कर दी गई है। खिलौना का हब बनेगा जो भारत है, जिस तरीके से उसको फोकस किया गया है, खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना है। उसको मार्केट को बढ़ाने की कोशिश, यहां पर खिलौनों का हब बनाने की कोशिश, गुणवत्तापूर्ण खिलौनों का जो है निर्माण होगा जिससे कि भारत उसमें अव्वल हो सके। क्लस्टर्स, हुनर और निर्माण का माहौल विकसित होगा। तो जिस तरीके से खिलौनों का हब बनाने की तरफ जो है इस बजट में बातें की गई हैं, वो हवाई यात्रा करने वालों के लिए क्या कुछ है इसमें। 1.5 करोड़ लोगों का फ्लाइट में यात्रा का सपना पूरा किया। तो हवाई यात्रा करने वालों के लिए छोटे शहरों को 88 एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। एक 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिए जाएंगे। और खास बात, जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि जिस तरीके से इस बजट में बिहार को फोकस रखा गया है, केंद्र बिहार है, और उसको देखते हुए पर्यटन सेक्टर के लिए क्या कुछ है। 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं कि क्या कुछ महंगा हुआ है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले, ये महंगे की श्रेणी में रखी गई हैं, और बुने हुए कपड़े इस श्रेणी में रखे गए हैं जो कि महंगे हुए। तो चलिए अब नजर डालेंगे कि क्या सस्ता हुआ है। दवाइयां देखिए सस्ती की गई हैं, जो कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। 36 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती की तरफ जो है। कैंसर की दवाओं को सस्ते की श्रेणी में रखा गया है, सस्ता किया गया है। छूट, रियायत, राहत, जैसे आप जिस तरीके से चर्चा, और मेडिकल इक्विपमेंट्स को सस्ता यहां पर जो आज बजट में देखने को मिला। क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, महंगा हमने बताया, और सस्ता जो हुआ है वो आपके सामने इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी कि ईवी की सेक्टर को जो है यहां थोड़ी सी राहत, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सस्ता। मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी यहां पर सस्ते वाली श्रेणी में। तो मोबाइल बैटरी को भी राहत यहां पर आम लोगों के लिए। लेदर गुड्स जो है जो सस्ते हुए हैं आज के बजट में, जिस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरीके से आज बजट को सदन में पढ़ा और कैबिनेट की मीटिंग के बाद में मंजूरी के बाद में ये पेश हुआ। एलईडी टीवी को सस्ता किया गया है।
तो आपने देखा कि बजट 2025 में जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ उसको लेकर किस तरीके से जो है कौन सी चीजें सस्ती और कौन सी चीजें महंगी यहाँ पर नजर आई। फिलहाल हमारे साथ इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।